मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजूचंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम अभी पढ़ाई कर रहे थे आपका जीव विज्ञान से चैप्टर नंबर 7 जो एनसीईआरटी में है, जिसका चैप्टर का नाम था नियंत्रण एवं समन्वय। इसका पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है। उसमें हमने पौधों में आपका नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में बताया था, जो मुख्यतः रासायनिक समन्वय और नियंत्रण यानी हार्मोन द्वारा संचालित होते हैं। और आगे आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। तो चलिए 2 मिनट में हम आपको पीछे का रिवीजन करा देते हैं कि आपने आपको पढ़ाया था कि नियंत्रण एवं समन्वय किसी जंतु के जैविक क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि एक ही साथ कई इंफॉर्मेशन हमारे शरीर में आता है, ये प्रतिक्रिया हमारे शरीर को करना पड़ता है। तो सब प्रथम पढ़ा था हमने पौधों में समन्वय। पहले तो पढ़े थे नियंत्रण समन्वय 2 प्रकार का होता है। एक तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय, तंत्रिका तंत्र द्वारा संचालित होता है। दूसरा रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, जो आपका रसायन यानी हार्मोन द्वारा संचालित। हमने उसके बाद पढ़ा था पादप में नियंत्रण। पादप में तंत्रिकीय व्यवस्था द्वारा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रासायनिक तंत्रिकी रासायनिक समन्वय होता है। तो रासायनिक नियंत्रण समन्वय हार्मोन के कारण होता है। तो हमने कई हार्मोन के बारे में, मुख्यतः 7 हार्मोन के बारे में हमने देखा। ऑक्सीन हार्मोन, जिबरलिंस हार्मोन, साइटोकाइनिन। ये तीनों हार्मोन आपका वृद्धि जनक हार्मोन है, वृद्धि को सपोर्ट करने वाला है। ये वृद्धि रोधक हार्मोन है आपके ABA यानी एब्सिक एसिड, और आपका एथिलीन को एथिलीन या इथाइलिन, जिसे फल पकाने वाला अम्ल भी बोलते हैं। इसके अलावा 2 हार्मोन और हमने पढ़ा था। एक पढ़ा था आपको ट्राउमेटिन, और एक फ्लोरेजेंस। फ्लोरेजेंस यानी फूल खिलाने वाला हार्मोन, ट्राउमेटिन यानी जहाँ जख्म हो जाता है उसको हार्मोन है। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा था मूवमेंट पढ़ा था, यानी पौधे में भी मूवमेंट होता है 2 तरीका का। एक तो वृद्धिजनक मूवमेंट यानी गति, और एक वृद्धि से परे गति यानी वृद्धि से असंबंधित के बारे में हमने पढ़ा था। जब वृद्धिजनक में अनुवर्तन गति या अनुवर्तनीय गति पढ़े थे, ट्रोपिक आपका मूवमेंट पढ़े थे। इसके बारे में हमने 5 तरीका का गति पढ़ा था। वर्तन जिसका प्रकाश कारक बने तो प्रकाश अनुवर्तन गति, गुरुत्वाकर्षण कारण कारक बने तो गुरुत्वा अनुवर्तन गति, जल कारण बने तो जल अनुवर्तन गति। अगर अगर आपका एक था रसायन कारण बने तो आपको कीमोट्रोपिज्म, तो रासायनिक अनुवर्तन गति। और आपका पढ़े थे वो थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, उसके बारे में इतना ही लेक्चर में पढ़ाया गया। चलिए आज का शुरू करते हैं, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। तो देखिए, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय दोनों तरीका से होता है। तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय भी होता है और रासायनिक। क्योंकि क्योंकि रासायनिक नियंत्रण समन्वय पौधों में होता है, लेकिन तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय हम में जीव जंतु में होता है। हमारे पास एक है, ये तंत्र है। अंग तंत्र के बारे में आपको, तंत्रिकीय तंत्र के कारण हमारे में तंत्रिकीय नियंत्रण भी होता है, हार्मोन के द्वारा भी कई प्रकार के नियंत्रण होते हैं। अब देखिए तंत्र नियंत्रण एवं समन्वय। तो देखिए तंत्रिकीय कोशिकाएं जिसे न्यूरॉन बोलते हैं, आगे बताएंगे। और न्यूरॉन है क्रियात्मक और संरचनात्मक। अपने किडनी का आप क्या पढ़ा था कि न्यूरॉन जो है क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है, उसी तरह तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन जो है तंत्रिकीय तंत्र का कोशिका मिलकर उत्तक बनता है। उसी तरह तंत्रिकीय उत्तक बनाया के बाद तंत्रिकीय तंत्र, यानी तंत्र उत्तक के बाद यहाँ पे तंत्र होगा, एक अंग, अंग तंत्र और तंत्रिकीय तंत्र। देखिए अब क्या हुआ, तंत्रिकीय तंत्र बन गया, यानी नर्वस सिस्टम हमारे पास है। नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है? आंतरिक संवेदना या उद्दीपन
मतलब शरीर के अंदर से कुछ ऐसा उद्दीपन हो, यानी संवेदना व्यक्त हो। जैसे हमारा शरीर में जब भोजन की कमी होने लगता है तो थोड़ा थोड़ा थकान फील होने लगता है कि मुझे भोजन भूख लगी। तो क्या आंतरिक उद्दीपन है? हमारा शरीर आंतरिक अवस्था से पता ना किया कि हाँ भूख लग गया, यानी अगर मुझे भूख लग गया तो बाहरी कुछ बदलाव तो होता नहीं है, आंतरिक इच्छा होती है कि मुझे खाना है, भूख लगी है। आंतरिक संवेदना प्यास लगती है, बाह्य संवेदना उद्दीपन भी होता है भौतिक यांत्रिक करने के कारण। नहीं, बाह्य जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और बगल में आग लग जाए, आग जला रहे हैं, तो हमें तापमान होगा, यानी हमें गर्मी फील होगा। तो क्या हो गया, आपका यांत्रिक हुआ, यानी कारण से आपको फील हुआ चल रहा है तो मुझे ठंडा का अनुभव हो रहा है। ये बाहरी अगर हमें कहीं से कुछ गिर रहा है, हमें पता चला गिर रहा है तो हम वहां से बचने की उद्दीपन है अब देखिए नोट देख लीजिए, तंत्रिकी तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, सज्जा तथा विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं से मिलकर तंत्रिका तंत्र जो बस सिस्टम, तो ब्रेन से मिला, ब्रेन है या है आपका विभिन्न प्रकार के तंत्र। हाइड्रा एक में मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड नहीं। अभी आपसे ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किसमें मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाया जाता है। अगर उसमें हाइड्रा आपका ऑप्शन है तो आप बोलेंगे कि हाइड्रा कॉर्ड। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, पहला ही लेक्चर बता दिए। पादप में नियंत्रण तंत्र नहीं पाया जाता, इसलिए तो उसमें है सिर्फ रस। क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास और अमीबा आदि में सभी जैव क्रियाएं का संचालन, समन्वय तथा उनका नियंत्रण में है। ये तीनों जो हैं, क्लेमाइडोमोनास और अमीबा जो है सिंगल सेल हैं, एक कोशिकीय जीव है, अतः इनमें समन्वय संचालन सही होता है। आपको अमीबा के बारे में बताया था, अमीबा में पाचन कैसे होता है, कुट पादों द्वारा भोजन ग्रहण करता है, पचाता है, फिर उसे बाहर भी विसर्जित कर देता है। ठीक है, अब देखिए क्या तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन बोलते, को क्रियात्मक संरचना इकाई बोलते। तो तंत्रिका उत्तक की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को है मन क्या है, तंत्रिका उत्तक है, कोशिका होता है, कई कोशिका मिलकर कोशिका समूह बनाता है, उन कोशिका समूह से उत्तक का निर्माण होता है, कई उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, कई अंग के अंग करते हैं। तो तंत्रिका उत्तक की संरचनात्मक क्रिया है, यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, न्यूरॉन। शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। मानव तंत्रिका तंत्र में लगभग 100 बिलियन, बिलियन मतलब मानिए अरब, 100 अरब यानी 1 खरब कोशिकाएं पाई जाती, सिर्फ मानव तंत्रिका, सिर्फ मानव तंत्रिका में 1 खरब कोशिका है। बताइए पूरे शरीर में कितना, सिर्फ ब्रेन में हमारा 1 खरब कोशिका, देख रहे हैं। और ईच यानी प्रत्येक कोशिका में समझ लीजिए कि मेरे शरीर का बनावट कितना, और इस कॉम्प्लेक्स को संचालन के लिए नियंत्रण के तंत्रिका तंत्र और रासायनिक यह शरीर के विभिन्न भागों से सूचना प्राप्त करने तथा विभिन्न भागों तक सूचना प्रसार करता है। वो विभिन्न भागों से सूचना प्राप्त भी करेगा, और जो मस्तिष्क सूचना आएगा कि भाई मस्तिष्क ने मुझे बोला बोलने का, तो हमें बोल रहा, समझ रहा है और हमसे बुला रहा है, तो काम न्यूरॉन का होता है। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल या न्यूरॉन।
कुछ आगे भी हम इसे बताएंगे, लेकिन आप देख लीजिए डेंटाइन होता है न्यूक्लियस होता है, कौन होता है सिनेप्स, गैप होता है, इन दोनों के बीच जो गैप होता है, दो न्यूरॉन के बीच जो गैप होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स गैप। हम आपको जब हम न्यूरॉन का संरचना बताएंगे, और देखिए न्यूरॉन की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की सभी न्यूरॉन के 3 अलग अलग भाग होते हैं। अभी आपने क्या देखा कि हमारे तंत्रिका कोशिका जो उत्तक होता है न्यूरॉन से, मतलब न्यूरॉन से बना, और एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, तो आपने देखा न्यूरॉन का तो आपको बोल रहा है कि सभी न्यूरॉन 3 अलग अलग भाग होते हैं। ये क्या होगा डेंटाइट, डेंट्राइट्स का सेल बॉडी या साइटोन, याद रखिए कभी भी आपको न्यूरॉन की समझे तो आपको तो आप न्यूरॉन की संरचना पूछेगा तो आप ऐसे पूछेगा न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करे, ऐसे पूछेगा तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करे। पहले थोड़ा न्यूरॉन के बारे में लिखेंगे। तंत्रिका उत्तक की आत्मक को न्यूरॉन या शरीर की सबसे है मानव तंत्रिका में, हाँ यहाँ तक ही लिख दीजिएगा काम। के बाद आप लिखिएगा न्यूरॉन, सभी न्यूरॉन के 3 टाइप से और कौन कौन से न्यूरॉन डेंट्राइट्स, देखिए ये डेंट्राइट्स हुआ टाइस है, न्यूक्लियस है, इसी ई वाले पूरे भाग को सेल बॉडी या साइटोन बोलते हैं, ये एक्सॉन। ठीक है, तो आपको डिटेल से बता, आपको बस ये देख लीजिए क्या होगा डेंटाइस, मतलब ऐसे देखिए अब आपको देखिए अब आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या है ये आपका ये जो ए वाला भाग है ना एक न्यूक्लियस है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस है, ठीक है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसके अलावा ये तार तार शेप है, ठीक है तारा के समान इसका शेप है। इस वाले को भाग को पूरा बोलते हैं ना साइटोन, इसको ये जो वाला है ना इसको बोलते हैं साइटोन, साइटोन या इसी को बोलते हैं सेल बॉडी, सेल साइटोन या सेल बॉडी, ठीक। और जो ए वाला जो ए साइटोन होता है ना उसके कई सिरा निकला हुआ रहता है, कई शाखा निकला रहता है, और इसके शाखा जो होता है ना कई ब्रांचेज में बटा हुआ रहता है जिसको डेंट्राइट्स बोलते हैं, वो डेंट्राइट्स बोलते हैं। तो न्यूरॉन का एक भाग एक हो गया, दूसरा साइटोन हो गया, और तीसरा आपका एक्सॉन हो गया, जो इसी में से जो ब्रांच वाला जो निकला हुआ है सेल बॉडी या साइटोन से उसमें सबसे लंबा जो होगा उसको एक्सॉन बोलते हैं। और एक्सॉन में भी आगे पढ़ाएंगे, आप बताएंगे आपको कि ये इंड करता है तो ये फिर शाखा में विभाजित हो जाता है। क्या देखें कि एक साइटोन है यानी सेल बॉडी है, उससे कई ब्रांच निकला, कई शाखा निकला है जिसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, और इसके बीच एक न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए तो यही आपका देखना है कि क्या था कि एक था सेल बॉडी, पहला था डेंड्राइट्स, दूसरा था सेल बॉडी या साइटोन, और तीसरा था एक्सॉन। ये करके आप सबके बारे में देखेंगे तो आपको सारा चीज देखिए डेंड्राइट्स या डेंड्राइट्स के बारे में क्या है, साइटोन से अनेक पतले तंतु के समान शाखाएं निकले रहते हैं। साइटोन से एक पतले तंतु के शाखाएं निकले होते हैं, ये डेंड्राइट्स कहते हैं। यहाँ पे
साइटोन, ये वाला साइटोन है, साइटोन से अनेक शाखा निकला हुआ है जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये वाला इधर निकला, इधर निकला, इधर निकला है, वो डेंड्राइट। साइटोन से अनेक पतले आए निकले। यह सामान्यतः छोटे और शाखित ब्रांचेज और कई ब्रांच विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को संवेदी अंग नाक जीभ से ग्रहण कर साइटोन को पहुंच। ये संवेदी अंगों द्वारा डेंड्राइट्स जो होते हैं वाला ये संवेदी अंग से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और साइटोन को पहुंचाते हैं। यानी ये साइटोन है, ये वाला भाग इसको है। ठीक, बोल रहा है डेंड्राइट्स है। दूसरा देखिए, सेल बॉडी या साइटोन। प्रत्येक न्यूरॉन में यानी प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार यानी स्टार शेप का कोशिका यानी सेल बॉडी होता है जिसे साइटोन है कि प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार शेप का आपका एक कोशिकाएं होता है जिसे सेल बॉडी या आपको सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं, प्लस साइटोन है। साइटोन में कोशिका द्रव्य तथा एक न्यूक्लियस होता है। अभी आपने देखा था कि क्या था, स्टार शेप था, ये जो था कई सारा शेप निकला हुआ था, इसी में आपका एक न्यूक्लियस था, ये वाला साइटोन था, और इसमें से एक बड़ा सा निकला था आपका एक्सॉन होता था, आपका आगे जाके कई बढ़ जाता, ऐसा फिगर था आपको थोड़ा। ठीक, इसमें इससे अनेक पतले तंतु निकले रहते हैं। इन तंतुओं से सबसे लंबे तंतु को साइटोन में संरचनाएं विद्युत आवेश फिर एक्सॉन द्वारा तंत्रिका आवेश और आगे बढ़ बोल रहा है कि जैसे ही डेंड्राइट्स में यानी कोई सूचना या संवेदी अंगों द्वारा, तो यह सूचना कहाँ आएगा, फिर सेल बॉडी या साइटोन में आएगा, फिर साइटोन में आएगा तो विद्युत आवेग के रूप में एक्सॉन को जाता है और एक्सॉन से आगे तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो साइटोन में इसका काम था। ठीक है, और देखिए साइटोन में था, साइटोन में इससे अनेक पतले तंतु, देखिए साइटोन में क्या था, साइटोन में कई पतले तंतु निकला हुआ है, लेकिन इसमें से जो सबसे लंबा तंतु है उसी को एक्सॉन बोलते हैं। क्या याद रखिएगा कि साइटोन से सेल बॉडी कई तंतु निकला हुआ है और सबसे लंबा तंतु होगा उसको एक्सॉन है। जैसे ये कई सारा तंतु निकला हुआ है लेकिन लंबा तंतु है वो एक्सॉन। ठीक, साइटोन में संरचनाएं विद्युत आवेग में परिवर्तित जाता है, एक्सॉन द्वारा तंत्रिका आवेग की ओर है। ठीक है, तीसरा एक्सॉन, यह एक ट्यूब जैसी संरचना होता है जो सेल बॉडी से विद्युत आवेग को एक्सॉन टर्मिनलों तक जाती है, आवेग तक पहुंचाती है। क्या देखें कि जो ट्यूब की जैसा एक्सॉन का संरचना होगा, सेल बॉडी से जो विद्युत आवेग आएगा उसको एक्सॉन टर्मिनल तक ले जाता है, जो आवेग दूसरे तक पहुंच जाता है। आप देखेंगे तो जैसे ही डेंड्राइट्स को था तो सेल बॉडी में आया और सेल बॉडी क्या देता है, एक्सॉन को दे देता है, एक्सॉन से ही आगे चलता और फिर हमारे तंत्रिका तक पहुंचता है। ठीक, अब देखिए कुछ पॉइंट है, देखिए एक्सॉन अपने अंतिम छोर पर शाखित होता है, यानी एक्सॉन भी जो है देख रहे थे कि एक्सॉन जाके अंतिम छोर पे कई ब्रांच में बढ़ जाता है तो शाखित हो जाता है और प्रत्येक शाखा या सूक्ष्म गांठ जैसी रचना में समाप्त होता है, जिसे सूत्र युग्मन गांठ साइनेप्टिक नर्व्स कहते हैं। ये सूत्र युग्मन गांठें या साइनेप्टिक नर्व्स हैं। याद रखिएगा, पूछ सकता है। देखिए ये वाला कर देखिए, ये देखिए जैसे एक्सॉन हुआ तो एक्सॉन आगे बढ़ा तो देख रहे हैं कई ब्रांच में बढ़ गया
और ब्रांच में बनने के बाद आपका ये देखना है गांठ में हो रहा है, यानी आपका एक गांठ जैसा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये इंड में गांठ बन रहा है, वो साइनोप्टिक गांठ है, साइनैप्स या सूत्र, ठीक है। कुछ और के बारे में आप जानिए, और ये सब देखिए, जब न्यूरॉन की संरचना आएगा ना तो आपको वो तीन चीज माइंड जो याद हो। न्यूरॉन पेशियों या ग्रंथियों में समाप्त होता है, जो न्यूरॉन जो है आगे चल के जाता है पेशियों या ग्रंथियों में समाप्त होता है, जहां यह दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से मिल जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे आपका ये था आपका साइटोन, ये आपका यहाँ एक्सॉन आया, और फिर क्या देख रहे हैं कि दूसरा आपका न्यूरॉन है, उससे ये दूसरे न्यूरॉन के किससे डेंड्राइट से दोनों मिल जाता है, कि आपका एक न्यूरॉन का एक्सॉन का अंतिम सिरा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से मिल जाता है, और इसके बीच एक गैप होता है जिसको सिनेप्स गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स गैप बोलते हैं, ठीक है। यही बोल रहा था, यही बताया जा रहा था कि एक्सॉन पेशियों ग्रंथियों में समाप्त होता है, जहां जुड़ जाती है, सिनेप्स हैं, इस स्थान पे एक्सॉन टाइल कोलिन प्रभावित करता है, जो तंत्रिका अवयव को एक सिंपल आप बस ये सिनेप्स, ये दो न्यूरॉन जब मिलता है जिस पॉइंट पे, उसके बीच एक गैप होता है जिसे सिनेप्स गैप या सिनेप्स। अब देखिए, एक्सॉन के चारों ओर श्वेत चर्बीदार पदार्थ का एक आवरण होता है जिसे मेडुलरी या माइलिन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक्सॉन के चारों ओर एक श्वेत चर्बीदार पदार्थों का एक आवरण होता है जिसे या माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ कुछ कुछ दूरी पे नहीं पाए जाते हैं, ऐसे स्थान जहां माइलिन शीथ नहीं होते हैं उसे रेनवियर के नोड कहलाते हैं। तब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए तो पूछ, सब्जेक्टिव में आपको बस थोड़ा सा एक फिगर बनाना है और वहीं तीन के बारे में बता देना है, बस उतना सफिशियंट है। आप ये सब याद रहे तो आप लिखिए, नहीं तो नहीं। ये दो नोड्स के बीच भाग को इंटरनोड कहते हैं। जब एक्सॉन बहुत लंबा होता है तो तंत्रिका तंतु कहलाता है, तथा कई तंत्रिका तंतु से तंत्रिका यानी नर्व है। क्या देखा कि न्यूरॉन का तीन भाग होता है, एक तो डेंटाइन, आपका सेल बॉडी साइटोन, और दूसरा एक्सॉन। जब एक्सॉन कई गांठों में बट जाता है और फिर वो दूसरे न्यूरॉन के डेंटाइट से बीच का जो गैप होता है। अब देखिए तंत्रिका तंत्र, वो तंत्रिका तंत्र आपने अभी क्या पढ़ा, न्यूरॉन तंत्रिका पुस्तक का क्रियात्मक इकाई है, ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। न्यूरॉन का सचित्र चित्र भी बनाना है, उसके बाद वो साइटोन। अब देखिए तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। वे तंत्रिका तंत्र को तीन भागों में बांटा गया। फिर उसका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है तो दो भागों में बांटा गया, एक होता है मस्तिष्क, दूसरा होता है मेरुरज्जु या स्पाइनल। हमको यही मस्तिष्क और मेरु है, यानी वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और मेरु। अब देखिए मस्तिष्क, देखिए ब्रेन, तो यह मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो अस्थियों के खोल क्रेनियम, ये याद रखिए आप, क्रेनियम के अंदर सुरक्षित। कौन सा अस्थि? जो ये मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क का ये खोल के अंदर है, ये खोल जो बाहरी वाला भाग है उसको क्रेनियम का औसत वजन
1.5 kg यानी 1.5 kg का होता है तथा औसत आयतन 1650 मिलीलीटर का 1.5 1.5 kg का और 1.65 आयतन के अनुसार देखिए ह्यूमन ब्रेन देख रहे हैं कई तरीके के ये वाला पोर्शन टच का काम करता है, मूवमेंट का काम करता है, डिसीजन मेकिंग, हेल्थ, सब देख रहे हैं हमारे शरीर में सब जगह का पार्ट रहता है जो ग्रहण बताता है। इसी तरह मानव देखिए ये शरीर आपको हम आगे बताएंगे तो सिस्टम के बारे में गाइरस सल्कस इस सब के बारे में बताएंगे हम और कॉर्पस कैलोसम पेरोलाई मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में आप देखिए मस्तिष्क। अब यहाँ से भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मार्क्स का है कि मस्तिष्क का सचित्र वर्णन कर मस्तिष्क की क्रियाविधि का मस्तिष्क का क्या क्रियाविधि है सचित्र चित्र भी बनाइए और उसका वर्णन भी। ठीक, देखिए मस्तिष्क की संरचना मस्तिष्क 3 भागों में फिर बांटा जाता है। देखिए तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका जो तंत्र होता है यहाँ पे देखिए तंत्रिका तंत्र भी 3 भागों में बांटा जाता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग होता है मस्तिष्क का मेरु स्पाइनल कोड जो पीछे। अब देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमने मस्तिष्क पढ़ा, अब मस्तिष्क का भी 3 भाग होता है। ठीक है, अंग अग्र मस्तिष्क आगे का, मध्य मस्तिष्क बीच का और पश्चिम मस्तिष्क जो पिछला भाग मस्तिष्क का पिछला। देखिए अग्र मस्तिष्क में हमारा आता है एक सेरिब्रम और डायएन्सेफ्लॉन आता है, इसके तहत एक आता है थल। बस याद रखिए अग्र मस्तिष्क में आया सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में आपको पढ़ना है। मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है आएंगे आगे। पश्चिम मस्तिष्क में आता है सेरिबेलम और ऑब्लंगेटा। तो आप याद रखिएगा कभी कभी आपको ये भी पूछेगा मेंडुला ऑब्लंगेटा मस्तिष्क का कौन सा भाग है, तो पश्चिम यानी मस्तिष्क का पिछला भाग में क्या होता है सेरिबेलम और अग्र भाग में कौन होता है सेरिबेरम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। पूछ देगा थैलेमस मस्तिष्क का कौन भाग में पाया जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क में, पश्चिम मस्तिष्क में, पता नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पश्चिम मस्तिष्क सेरिबेलम और मेंडुला ऑब्लंगेटा पाया। अब देखिए पॉइंट है मस्तिष्क एक झिल्ली मेनिंजिस से घिरा होता है बाहरी आघातों से इसकी जो है एक झिल्ली मेनिंजिस झिल्ली है मेनिंजिस से घिरा होता है जो बाहरी आघातों से रक्षा देता है। आप याद रखिएगा मेनिंजिस और मस्तिष्क के बीच तथा मस्तिष्क गुहाओं सेरिब्रोस्पाइनल द्रव से भरी रहती है, मस्तिष्क को नम रखती है बाहरी आघातों से प्रदान। क्या बताएं कि एक तो मेनिंजिस होता है जो मस्तिष्क को एक झिल्ली मेनिंजिस से तो ढका हुआ रहता है जो हमारे बाहरी आघातों से बचा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ब्रेन है हमारा हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और कभी भी आप देखते होंगे कोई आपको बोल भी देता है कुछ गिरा तो पहले आप ऐसे करते हैं, तब रिफ्लेक्शन एक्शन है शरीर का, पहले हम अपने शरीर को बचा तभी अन्य भाग को। शरीर बचा तो अन्य भाग को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन शरीर अगर मतलब ब्रेन मस्तिष्क तो ठीक है। मेनिंजेस और मस्तिष्क के बीच एक तो झिल्ली होता है मेनिंजेस का, मेनिंजेस और मस्तिष्क के बीच मस्तिष्क की गुहाओं में सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य रहती है जो मस्तिष्क को नम रखती है। तो आपको याद रखना है कि मस्तिष्क को नम रखता है कौन सेरिब्रोस्पाइनल। अब देखिए अब एक पढ़ेंगे। आपको क्या बताए थे कि मस्तिष्क का 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में हमने क्या बोला
थैलेमस, थैलेमस और पश्च मस्तिष्क में हमने सेरिबेलम और आपका मोटा ऑब्लिक को एक एक करके सबके आपको चित्र वर्णन कर चित्र भी बनाना है और आपको सेरिब्रम यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी आपको ऑब्जेक्ट इनमें से कौन मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है आपको दे देगा सेरिबेरम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, थैलेमस। और उस जगह कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन सेरिबेरम आया, याद रखिए आगे वाला भाग ही बड़ा होता है। तो ये देखिए सेरिबेरम कितना, सेरिबेलम देखिए ये सेरिबेलम छोटा सा भाग है जो पश्चिम है, ऐसे दिमाग है, मतलब ऐसे मानिए कि ये मुंह है, ऐसे है, ऐसे आदमी है। तो क्या देख रहे हैं कि ब्रेन का यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क, सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क है, भाग है मस्तिष्क। तो ये सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 80%, मतलब 80% जितना होता है उसका 80% भाग से जो अनुदैर्ध्य खाता है, जिससे प्रमस्तिष्क भाग हेमिस्फीयर, बस याद रखें बड़ा भाग टू थर्ड को। नेक्स्ट में देखिए प्रमस्तिष्क गुलार जो एक अनिकार उभरी हुई रचना होती है, ये गाइरस, गाइरस किसको बोलते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध में एक अनिकार उभरी हुई रचना है, हम गाइरस कर। तो गाइरस के बीच औनमन वाले स्थान को सल्कस है। आपने क्या पढ़ा, गाइरस, गाइरस किसको बोलते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध में एक अनिकार उभरी हुई रचना होती है गाइरस बोलते हैं। तो गाइरस के बीच का औनमन होता है जिसे सल्कस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे गाइरस है, देख रहे हैं, ये सेरिब्रम में जो है कई अनियमितकार उभरी हुई संरचना होता है, अनियमितकार है, देख रहे हैं ये गाइरस हो गया, और दो गाइरस के बीच का जो भाग में भरा हुआ रहता है वो सल्कस। देख रहे हैं सेरिब्रम भी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे थे हम, सेरिब्रम के ये वाला देखिए सेरिब्रम है, सेरिब्रम में कई उभरी हुई रचना होता है जिसको गाइरस बोलते हैं, और दो गाइरस के बीच एक होता है जिसको सल्कस। ठीक है, वही बोला प्रमस्तिष्क गोलार्ध में अनेक अनियमितकार उभरी हुई से गाइरस कहते हैं, दो गाइरस के बीच ओपन वाले स्थान को याद रहेगा आपको सेरिब्रम का पार्ट। कई अनियमित रचना है उसको गाइरस बोलते हैं, दो गाइरस के बीच को सल्कस बोलते हैं। अब देखिए याद रखिए सेरिब्रम के प्रमुख, सेरिब्रम का क्या कार्य है, यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र, सारा बुद्धि का खेल सेरिब्रम में ही, सेरिब्रम जितना शातिर होगा उतना ही आप शातिर होंगे, बोला जाता है ना बहुत शातिर है, सेरिब्रम बहुत मजबूत का बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का चतुराई है। हाँ भाई जो बोलते हो ठीक, हम जो भी क्रिया करना चाहिए, क्या है, सोचने समझने तथा स्मरण शक्ति नहीं, याददाश्त और कैपेसिटी है सेरिब्रम। चौथा में घृणा प्रेम भय कष्ट का भी अनुभव है, मस्तिष्क के अन्य भागों का भी नियंत्रण करता है। तो मस्तिष्क का 80% भाग होता है, यानी सबसे बड़ा भाग होता है, हम भी ज्ञानेंद्रिय, स्मरण शक्ति, याददाश्त क्षमता, घृणा और आपका मस्तिष्क के अन्य भी नियंत्रण। नोट देखिए, जिस व्यक्ति में सेरिब्रम औसत से छोटा होता है तथा गाइरस और सल्कस कम विकसित होता
है वो का होगा, क्योंकि सेरिब्रम का ही काम क्या, बुद्धि, चतुराई, सोचने समझने स्मरण की क्षमता ही छोटा होगा, तो स्मरण की क्षमता ही छोटा होगा। का गाइरस और सल्कस, गाइरस होता है कि जो सेरिब्रम होता है उसमें कई अनियमितकार संरचना होती है, तो गाइरस के है जिसको सल्कस, थैलेमस। थैलेमस के बारे में, जब दर्द, ठंडा, गर्म को चार्ज करता है, इस थैलेमस का है। तो अग्र वाला, अग्र मस्तिष्क है, इससे ये क्या है आपका, सेरिब्रम है, सेरिब्रम है, और ये आपका थैलेमस यहाँ वाला क्या है, थैलेमस। क्या देख रहे हैं अब यहाँ पे, अग्र मस्तिष्क वाला भाग है, देख रहे हैं पूरा का सेरिबेलम, पश्च भाग का सेरिमा हो गया, थैलेमस। देखिए थैलेमस का क्या काम है, ये दर्द, ठंडा तथा गर्म तथा ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा, दर्द हो रहा है तो अब थैलेमस, ठीक। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस या भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ताप नियंत्रण आदि, रक्तदाब, पसीना है। थैलेमस क्या, ये क्या दिखाए थे आपको, सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम था, ये वाला भाग को थैलेमस बोले थे, थैलेमस, ये वाला पूरे। और इसमें देख रहे हैं ये है एक सा पूरा थैलेमस, बीच वाला भाग में हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाँ, हाइपो क्या काम है, वही भूख, प्यास, प्यार, घृणा, आप नियंत्रण, ये नियंत्रण। क्या देख रहे हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है, तंत्र का तंत्र है, वो भी हमारे गतिविधि कर रहा है, देख रहे हैं। ये भूख प्यास में, इस स्मरण करने में, कुछ चतुराई में, समझने में क्या रहा है, ये तंत्र की ये नियंत्रण, ही नियंत्रण पौधों में। देखिए मध्य मस्तिष्क, वो क्या था, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का तीन भाग, सेरिब्रम, थैलेमस, और देखिए मध्य मस्तिष्क। हाँ, आँख की, शरीर का संतुलन का, शरीर का संतुलन कहाँ होता है, मध्य मस्तिष्क है, और आँख के पे है। वाले फिगर में देखिए तो देखिए ये फोर ब्रेन, यानी यही अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क, ये आपका जो है मिड मस्तिष्क है, मिड यानी मध्य, मध्य मस्तिष्क आपका ये वाला है, यानी पश्चिम मस्तिष्क, ये वाला पोर्शन पश्चिम मस्तिष्क वाला मोशन आपका पूरा का अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस रहता है, ठीक। है, मध्य मस्तिष्क का क्या काम है, आँख की पेशियों को नियंत्रित करने तथा शरीर का संतुलन, ये वाला ज्यादा शरीर का। अब देखिए सेरिबेलम, मध्य मस्तिष्क पढ़ लिए, अब आपको क्या पढ़ना है, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क में क्या पढ़े थे, सेरिबेलम का अवलग है, देख रहे हैं सेरिबेलम, वाला ग्रीन कलर का, ये पश्च भाग में मस्तिष्क है, इसलिए देखिए सेरिबेलम क्या है, यह शरीर का संतुलन, काफी इंपॉर्टेंट इसका फीचर, का क्या काम है, शरीर का संतुलन बनाए, ऐच्छिक पेशियों की गतियों पर नियंत्रण, ऐच्छिक यानी इच्छा के अनुसार जो है सेरिबेलम का, काफी इंपॉर्टेंट है आपसे क्वेश्चन। देखिए शरीर का संतुलन यहाँ भी था, मध्य मस्तिष्क में भी शरीर का संतुलन होता है, लेकिन अगर मध्य मस्तिष्क ऑप्शन में नहीं है, आपके ऑप्शन में सेरिब्रम, सेरिबेलम, पेंडुला ऑब्लिंगेटा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस का शरीर,
पूछिए कि ऐच्छिक पेशियों की गति, एक होता है ऐच्छिक गति, एक होता है अनैच्छिक गति। तो हृदय का धड़कन आपका इच्छा पे नहीं है कंट्रोल, वो अनैच्छिक है, वो होते रहेगा। सांस लेना ये अनैच्छिक है, आप चाह के नहीं सांस को रोक सकते हैं, चाह के कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, ज़्यादा दिन रोकेंगे तो हम रुक नहीं पाएंगे, यहाँ पे चल लेंगे। देखिए सांस को हम नहीं रोक सकते, अनैच्छिक गति यानी ऑटोमेटिकली होना है, हो रहा है। आप नहीं भी ले रहे हैं तब भी सांस लिया जा रहा है, और रोकिएगा तो फिर आप यहाँ पे नहीं रुकिए, आप चल लीजिएगा चंद्रयान के। तो देखिए यदि ये हो गया सेरिबलम, नोट में देखिए यदि मस्तिष्क के से सेरिबलम नष्ट कर दिया जाए, गतिया जो होगा वॉलेंट्री मूवमेंट होगा और हो जाएगा कि मस्तिष्क से सेरिबेलम को हटा दीजिए, तो जैसे पैरों द्वारा चलना वस्तुओं को करने में कठिनाई, तो ऐच्छिक होता है, वॉलेंट्री है, जान के हम करते हैं, ऐसे गतियाँ का वो करना मुश्किल। पर बेल, और देखिए पॉन्स बेला, तंत्रिका तंतुओं से निर्मित पॉन्स मृदा के अग्रभाग में स्थित रहता है, यह श्वसन को है, श्वसन को। देखिए यहाँ पे पॉन्स है, आप देखिएगा तो यहाँ पे एक पॉन्स है, ये मेडुला है, और सेरिबेलम वाला ए वाला पोर्शन, इसके पहले एक पॉन्स है, इसके नीचे मेडुला है, और स्पाइनल कोड। ये ऐसी स्ट्रक्चर में देखिएगा तो आपका क्या है, सबसे पहले आएगा पॉन्स, उसके बाद मेडुला, उसके बाद स्पाइनल कोड, ऐसे ऐसे देखिएगा, पॉन्स मेडुला स्पाइनल कोड, और इधर वाला ये वाला पोर्शन जो आपका सेरिबेलम के पहले आगे है पॉन्स मेडुला और तो पॉन्स वेराई के बारे में क्या बोला इस फिर। और देखिए मेडुला ऑब्लिंगेटा, यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, समझे। देखिए सबसे पीछे का भाग है आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा। देखिए आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले पॉन्स आता है, तो देखिए पॉन्स है, क्या मेडुला ऑब्लिंगेटा आता है, ठीक है। फिगर आप जब देख काफी क्लियर हो, फोर ब्रेन यानी अग्रभाग में से, मिड ब्रेन है यहाँ पे पॉन्स मेडुला ऑब्लिंगेटा और स्पाइन, यहाँ पॉन्स है, यहाँ मेडुला, आप मेडुला ऑब्लिंगेटा वाला ये भाग है, कोड है आपका से आपको। देखिए इसका मेडुला ऑब्लिंगेटा का क्या काम है, हृदय की धड़कनों का नियंत्रण, श्वसन गति की, आहार नाल के क्रमाकुंचन करता है, रक्तदाब पे नियंत्रण, आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा। हम काफी महत्वपूर्ण चीजों को, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन हम लोग श्वसन की गति के दर के नियंत्रण, और आहार नाल के अवलंबन। देखिए मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कोड, देखिए ये स्पाइनल कोड, और बेहतर है स्पाइनल कोड यहाँ से, ये पॉन्स था, और इसी के बीच में क्या था, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ऑब्लिंगेटा, ठीक। और इसके पीछे वाला भाग में ध्यान रखिएगा, पीछे सेरिबेलम रहता है, उसके आगे पॉन्स होगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा होगा, उसके नीचे स्पाइनल कोड होगा जो नीचे रीढ़ की हड्डी तक जाए, ठीक। तो ये मेडुला ऑब्लिंगेटा का पिछला भाग, मेडुला ऑब्लिंगेटा का पिछला भाग स्पॉट के रूप पर रीढ़ की हड्डियों तक है, कहाँ होता है, रीढ़ की हड्डी तक। और देखिए उसका क्या मेडुला स्पाइनल कोड का क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय, रिफ्लेक्स, हमारे शरीर पे कोई वार किया तो तुरंत हम बचाने का काम करते हैं, जैसे पता चला कि कुछ गिर रहा है तो शरीर कुछ रिफ्लेक्स यानी प्रतिवर्ती क्रिया है। आप कोई बर्तन गर्म है उसको छूते हैं तो जैसे ही गर्म का अनुभव होता है हम हाथ को पीछे हटा देते हैं। अब सोचिए कि वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है, नहीं प्रतिवर्ती क्रिया नहीं अगर हमारे दिमाग में तो हमारा वो हाथ सटा हुआ रहता है और हमारा, लेकिन देखते हैं शॉर्ट काफी सेकंडों में हम हाथ को हटाते
प्रतिवर्ती, इसके अंदर खांसना, चीखना और उल्टी। खांसते भी है तो देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, चीखते हैं और उल्टी करते हैं। मस्तिष्क से आने जाने वाले स्पाइनल कोड यानी, अब देखिए मस्तिष्क के कार्य हैं, ये मस्तिष्क के कार्य। आवेग ग्रहण मतलब अभी आपने क्या देखा था कि मस्तिष्क का संरचना आपने पढ़ा। मस्तिष्क के संरचना, अग्र मस्तिष्क, मध्य, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम, थैलेमस, और पश्च मस्तिष्क सेरिब्रम, ऑब्लिगेट। ये पॉन्स आता है, आता है, और इधर स्पाइन। सचित्र वर्णन भी। अब देखिए मस्तिष्क कार्य क्या होता है, यानी वर्क कर आवेग ग्रहण। मस्तिष्क सभी संवेदी अंग, त्वचा, कान, नाक आवेगों को ग्रहण करता है तथा मस्तिष्क क्या है, इस संवेदी अंग आंख से आवेग को ग्रहण करता है। ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया से जो प्राप्त आवेग का विश्लेषण के बाद मस्तिष्क क्रिया के लिए उचित एवं आवश्यक निर्देश निर्गत। जैसे ही जो आवेग ग्रहण हुआ उसके फलस्वरूप यानी उसके लिए क्या आपका करना चाहिए, उसके लिए आदेश निर्गत है। नोट में देखिए, मस्तिष्क द्वारा निर्गत निर्देश प्रेरक न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, प्रेरक न्यूरॉनों द्वारा पेशियों और ग्रंथियों में पहुंचता है, जहां अंग आदेश के अनुसार है। गर्म बर्तन को हम छूते हैं तो छूते ही हमारा उसके संबंधित आवेग हमारे मस्तिष्क को पहुंचता है और मस्तिष्क बोलता है कि इससे बच जाओ नहीं तो तुम्हारा जलेगा। जैसे ही बोलता है कि बचो तो हम अपना हाथ हटा, जैसे ही बोलता है आदेश निर्गत करता है कि वहां से हटो नहीं तो तुम्हारा हाथ जलेगा, तो देखते हैं हमारा वहां पे वो एक्शन होता है, हाथ अलग। आवेग ग्रहण और ग्रहण किए गए आवेग विभिन्न आवेगों का सहसंबंध, को रिलेशन कर, एक ही समय में कई आवेग हमारे मस्तिष्क को प्राप्त हो रहा है, आंख से, नाक से, कान से, और सभी आयोगों को रिलेशन भी तो करेगा, सह संबंधन का। तो क्या होगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक बर्तन रखा हुआ है जो गर्म है, ठीक, हमारा जैसे हाथ छुए बर्तन गर्म प्रतीत हुआ, हमारा मस्तिष्क बोला कि हाथ हटाओ। अब देखिए अब हाथ हटाओ का ना, मानिए ये बर्तन है और हमारा ऐसे सटा हुआ है, तो हाथ हटाने का निर्देश दिया, लेकिन हाथ हटाने का निर्देश में अगर मस्तिष्क मुझे ये ना बताए कि इधर हटाना है, तो क्या हम ये हाथ हटा पाएंगे इधर? हमारा इधर हटाने का भी तो समन्वय करना होता है। मानिए सट यहाँ पे सटाएं और हमारा निर्देश भी दे कि इधर इधर ही हाथ बढ़ाओ, तो हम ऐसे हाथ बढ़ाएंगे तो इसमें सटा ही रह जाएगा। कि एक ही टाइम में गर्म का अनुभव भी बोला, बोला मस्तिष्क यहाँ पे गर्म चीज है तुम हाथ को हटाओ, हटाने के लिए दिशा भी बोला कि नहीं इधर इधर हटाओ, है नहीं बोल रहा है। वो रिलेशन साथ का आवेग प्राप्त होते हैं। सभी आयोग को सहसंबंध विभिन्न सारे को सफलतापूर्वक समन्वय, ठीक है। मस्तिष्क के कार्य को आपने क्या देखा, एक मस्तिष्क कार्य है आवेग ग्रहण करना, इन विभिन्न संवेदी अंगों से जो आवेग आ रहा है उसको ग्रहण करें, ग्रहण किए गए आवेगों की अनुशासन करना और आवश्यक आवश्यक निर्देश देना, ठीक है। तीसरा में क्या है, विभिन्न आवेगों का सह संबंधन करना, जितना भी एक साथ इंफॉर्मेशन आता है सूचना सबके बीच तालमेल बैठता है। सूचनाओं का भंडार, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेटिक्स में विभिन्न सूचनाएं चेतना या ज्ञान के रूप में संचित रहती है, इसलिए मानव मस्तिष्क को ज्ञान का भंडार बोला जाता है। वो ज्ञानी ज्ञानी जीव के मस्तिष्क में
विशेषता है कि यहाँ पे जो भी ज्ञान या आता है उसके कई साल ऐसे हमारे दिमाग को संचारित यानी धारण करना। ठीक है, तो ये चार देखिए, एक आता है प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर्क। आपने मस्तिष्क पढ़ा, इसका तो पहला आपने न्यूरॉन पढ़ा, न्यूरॉन अभी हमने क्या पढ़ा, जंतुओं में संततीय नियंत्रण समन्वय पर। अब देखिए प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। न्यूरॉनों में आवेग यानी न्यूरॉन जो देखे थे कि डेंड्राइट से जो भी आवेग आता है, सेल बॉडी होती है, एक्सॉन जाता है, एक्सॉन से न्यूरॉन में जाता है और पहुंचता है। न्यूरॉन में आवेग का संचरण निश्चित पथ में होता है, तो प्रतिचाप कर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, प्रतिवर्ती चाप क्या है, आप चित्र समझ। 5 नंबर, तो न्यूरॉनों में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ में होता है, इसी पथ को प्रतिचाप कहते हैं। और आप ध्यान का देखिए फोटो कैसे, ये देखिए एक ग्राही अंग है, मान लीजिए त्वचा एक आपका अंग है जो ग्राही के समय ग्रहण करता है। ग्रहण किया है, मान के लिए ग्रहण संवेदन किया, ये क्या संवेदना मार्ग के होते हुए जाएगा और जाएगा, ये संवेदना मार्ग के होते हुए क्या, यहाँ पे आपको एक मस्तिष्क तक पहुंची। ये फिर प्रेरक मार्ग जब यहाँ पे मस्तिष्क पे पहुंचा, मस्तिष्क का विश्लेषण करके क्या बोला कि हाँ ये काम करो, तो ये अपना एक्शन होगा क्या, एक मार्ग से भेजेगा जिसको प्रेरक मार्ग और न्यूरॉन बोलते हैं। इस प्रेरक मार्ग से आएगा और फिर वहां जहाँ पे पेशियों तक पहुंचे को एक्शन या क्रिया करना पड़ता है। प्रतिवर्ती चाप यानी एक्स आर्क का है। ठीक है, हमें यहाँ पे देखना है संवेदना मार्ग और प्रेरक मार्ग यानी, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिए। 5 नंबर पूछा, प्रतिवर्ती चाप के तहत आवेगों का चालन चालन निम्नलिखित तरीकों से, प्रति चाप के तहत जो आवेग का मूवमेंट होता है, चालन होता है तरीकों, एक तो है ग्राही अंग रिसेप्टर। ग्राही अंग विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, यह त्वचा पेशी आदि अंग ग्राही अंग से उद्दीपन को ग्रहण। दूसरा क्या होगा, संवेदना मार्ग सेंसरी पाथ, ग्राही अंगों द्वारा ग्रहित उद्दीपन संचरण संवेदी न्यूरॉनों द्वारा होता है। यह संवेदी न्यूरॉन मार्ग का निर्माण है। जैसे देखिए ग्राही अंग है, त्वचा यहाँ ग्राही अंग बना, कुछ संवेदना मिला और संवेदना जिस मार्ग से होके जा रहा है उसको संवेदना मार्ग है, तो यहाँ बताया गया है क्या, ग्राही अंग संवेदना मार्ग। तीसरा देखिए तंत्रिका केंद्र, संवेदना मार्ग होते हुए तंत्रिका केंद्र के पास जाएगा और स्पाइनल कोड तंत्रिका केंद्र का काम करता है। यह संवेदना मार्ग से आए हुए उचित आदेश है कि जैसे ही ग्राही अंग से कोई संवेदना आया, उद्दीपन आया, उस संवेदना मार्ग होते केंद्र के तंत्रिका केंद्र उसका विश्लेषण और आदेश आदेश देगा। जब आदेश देगा तो आदेश भी किसी मार्ग से होते हुए जाएगा, उसको बोलते हैं प्रेरक मार्ग। चौथा में है प्रेरक मार्ग यानी मोटर पाथ, यानी मोटर पाथ तंत्रिका केंद्र द्वारा दिए गए आदेश प्रेरक न्यूरॉन यानी मोटर न्यूरॉन द्वारा प्रेरक न्यूरॉन प्रेरक मार्ग का निर्माण। यहाँ पे जब देखिए ग्राही अंग से कुछ ग्रहण हुआ संवेदना, इस संवेदना मार्ग से होते हुए तंत्रिका तंत्र में गया और तंत्रिका तंत्र जो विश्लेषण करने के बाद आदेश निर्गत किया, ये आदेश कहाँ जाएगा, तो प्रेरक मार्ग यानी मोटर पाथ पे जाएगा। मोटर पाथ पे कौन ले जाएगा, मोटर न्यूरॉन ले जाएगा, प्रेरक न्यूरॉन ले जाएगा। कि आप ध्यान रहे मस्तिष्क का जो भी संरचनात्मक क्रिया है न्यूरॉन होता है। ठीक, ये
न्यूरॉन। पांचवा में देखिए अभिवाही अंग सेक्टर्स, प्रेरक मार्ग के आदेश अभिवाही अंग है जहाँ पे आधार उचित जैसे ही हाँ मैंने हाथ से उस चीज को छुआ है, जब बर्तन को तो जलन हुआ, तो हमारा जो ब्रेन से आया प्रेरक पाथ पे, और प्रेरक न्यूरॉन मोटर पाथ से मोटर न्यूरॉन के माध्यम उस अंग जहाँ पे उसका अनुक्रिया करना है हाथ तक पहुंचेगा, और हाथ को बोलाएगा कि नहीं भाई यहाँ से हटा लो, तो जल जाएगा, तो उसे हटा लेता है। देखिए नोट, पेशियां अभिवाही अंग, पेशियां यानी मसल्स जो हैं अभिवाही अंग फैक्टर्स हैं, जो तंत्रिका केंद्र प्राप्त आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं। तंत्रिका मोटर पाथ यानी मोटर न्यूरॉन से आदेश पेशिया में आते हैं, और पेशियां को क्या था, ये आपका प्रतिवर्ती चाप था। तो देखिए इसी के साथ ये सेकेंड पार्ट इसका समाप्त होता है। इसके बाद एक पार्ट आएगा जिसके बाद पूरा चैप्टर समाप्त होगा, नियंत्रण है। हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं। आपने पढ़ा पहला लेक्चर में आपने नियंत्रण समन्वय पादपों में पढ़ा था। पहले तो पढ़ा आपने नियंत्रण समन्वय दो तरीका से, तंत्रिकीय और रासायनिक। तंत्रिकीय पौधों में नहीं होता है, सिर्फ रासायनिक होता है, इसलिए आप हाँ हार्मोन के। अब दूसरा लेक्चर, आज के लेक्चर में आपने क्या पढ़ा कि तंत्र जीव जंतुओं में नियंत्रण समन्वय, इसमें दोनों तरीका से होता है, तंत्रिकीय नियंत्रण भी होता है और रासायनिक नियंत्रण। तंत्रिकीय नियंत्रण से संबंधित आज का वीडियो था। हमने तंत्रिका तंत्र के बाद आपका मस्तिष्क, मस्तिष्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक न्यूरॉन, न्यूरॉन की का आपने चित्रित वर्णन पढ़ा, मस्तिष्क का चित्रित वर्णन पढ़ा और आपको रिफ्लेक्स चाप यानी आपको यानी प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ाया। ठीक है, तो आप जीव जंतु में जो नियंत्रण समन्वय होता है उसका पहला जो था तंत्रिकीय नियंत्रण समाप्त होता है। इसके बाद आपका रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय का होगा क्लास, जो आपका इस चैप्टर का अंतिम वीडियो। तो देखिए रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, इन हार्मोन जो जीव मनुष्य में चलते हैं, साबित होते हैं, का क्या प्रमुख काम होगा, कैसे वो हमारे शरीर शारीरिक गतिविधि को प्रभावित करते हैं, समन्वित करते हैं, इसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो या मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वो लोग मित्र को बुलाएं, ताकि मुझे। थैंक यू।